सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 5 इफेक्टिव स्ट्रेस और लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है इफेक्ट ऑफ इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस का क्या इफेक्ट रहता है सोइल मास पे। ठीक है जी, टोटल स्ट्रेस क्या होती हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस यानी ये क्या होंगी, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उसके कॉन्सेप्ट हमने समझे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं हम इफेक्ट ऑफ पोर वाटर प्रेशर और कुछ जो रोल रहेगा वॉइड रेशियो, वॉइड का क्या रोल है और वाटर प्रेशर का इफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो केस 1 के अकॉर्डिंग समझें तो जो इफेक्ट है वाटर का क्या होगा। केस 1 अगर अलग अलग हमारे पास 3 केस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे प्रेशर वाटर इफेक्ट क्या रहेगा वाटर प्रेशर का। ठीक है जी, व्हेन नो वाटर फ्लो थ्रू द सोइल, व्हेन नो वाटर फ्लो थ्रू द सोइल, ठीक है, तो सोइल से जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, इन दिस केस वाटर सरफेस इन बोथ द अगर मैं कुछ कंटेनर्स लूं यहाँ पे, अगर इस तरह से इसको समझें हम, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है जी, इस पे क्या है, हमारा जो वाटर है फ्लो नहीं कर रहा है इस तरह के कंटेनर्स में। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। ओके, ठीक है, दो कंटेनर है यहाँ पे, मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या है, ये दो कंटेनर मैंने कंसीडर किए हैं। जो फ्लो ऑफ वाटर है इसमें पास नहीं हो रहा है फ्लो ऑफ, हमारी क्या है, सोइल है, अगर मान लीजिए ये हमारी क्या है, सोइल है। ठीक है जी, और इधर से ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंटेनर, ये हमारा कंटेनर 1 है, कंटेनर इसको नाम देते हैं बी, और ये कंटेनर ए। तो फर्स्ट केस में हम समझेंगे हमारा जो वाटर है कैसे फ्लो कर रहा है इस पे। ठीक है जी, तो in this case the water surface in both the container is kept at the same level। ठीक है जी, तो सेम लेवल पे हम यहाँ पे जो इनका जो वाटर लेवल है वो क्या है, सेम है। ये हमारा क्या है, सोइल है, सैचुरेटेड सोइल है ये। ठीक है जी, ये क्या है, सैचुरेटेड सोइल। ओके, तो कंटेनर पे, दोनों कंटेनर पे देखिए जो वाटर सरफेस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन नो वाटर फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। इसमें कोई वाटर का जो लेवल सेम है, ठीक है, कोई वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट क्या रहेगा वाटर हमारे पोर वाटर प्रेशर क्या रहेगा, इसके बारे में देखें। तो केस 2 क्या रहेगा हमारा, केस 2 में अगर मैं देखूं जो हमारी वाटर है, अगर देखें तो हमारा केस 2 में क्या है, वाटर फ्लो सरफेस कंटेनर बी केप्ट स्लाइटली अंडर द वाटर सरफेस इन कंटेनर ए। अगर कंटेनर बी में केस 2 की बात करता हूं, अगर कंटेनर ए में जो वाटर है, व्हेन वाटर सरफेस इन कंटेनर बी, व्हेन वाटर सरफेस इन कंटेनर बी is kept slightly higher than, is kept slightly higher than
surface, then water surface in container A, इसी में अगर मैं कंटेनर बी की बात करता हूँ उसमें क्या है, जो कंटेनर बी का जो वाटर लेवल है वो क्या है, थोड़ा सा अप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। जब सेम लेवल पे थे तो इसमें क्या है, अंडर द कंडीशन नो वाटर फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम वन अनदर टू कंटेनर टू अनदर कंटेनर, ठीक है। तो कोई फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ तो अगर वाटर सरफेस जो है हमारे जो बी कंटेनर में क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर मान लीजिए बी कंटेनर है हमारा, ठीक है, तो बी कंटेनर में जो वाटर फ्लो है, जो लेवल है वाटर फ्लो का, वो क्या हो, केप्ट स्लाइटली मोर देन टू कंटेनर ए, ठीक है जी। अगर मैं कंटेनर ए की बात करता हूं यहां पे, अगर कंटेनर ए से क्या है, थोड़ा वाटर लेवल क्या है, ज्यादा है, ये हमारा सोइल मास है, ठीक है। तो वाटर लेवल क्या है, स्लाइटली मोर देन द कंटेनर ए, ये हमारा क्या है, बी कंटेनर, और ये क्या है, ए कंटेनर, ये हमारी क्या है, सोइल, ठीक है जी। तो ये अगर इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो वाटर फ्लो करेगा कुछ इस तरह से, ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो केस 2 में देखिए, जो केस 2 है हमारा, इसे क्या बोल रहा है, पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू ऑफ द कंटेनर ए, ठीक है जी, इंक्रीज्ड एट द बेस ऑफ द कंटेनर ए, तो कंटेनर ए के बेस पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, पोर वाटर प्रेशर होगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, but the overflow in container A hold the water level surface constant. This means that increase in pore water pressure at the base is compensated by overflow of water from the top. तो इस तरह से पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे एक्सर्ट होगा, यहाँ पे वाटर लेवल स्लाइटली मोर देन है ए कंटेनर में, बी कंटेनर में ए से, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे हमारे सोइल मास से क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो फ्लो हो पाएगा तो उससे क्या होगा, जो वाटर है यहाँ पे बॉटम से सोइल पार्टिकल्स मूव करना चाहेंगे फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, बट द ओवरफ्लो इज कंटेनर ही होल्ड द वाटर सरफेस कांस्टेंट। तो जो हमारा ओवरफ्लो है वो कंटेनर ए में वो क्या करके रखेगा, होल्ड्स द वाटर सरफेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे वाटर सरफेस कांस्टेंट होने की वजह से ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। ओवरफ्लो होने की वजह से जो हमारा कंटेनर ए में है जो वाटर फ्लो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस मींस दैट इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एट द बेस इज कंपनसेटेड बाय ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है जी। तो पोर वाटर प्रेशर जो है एक्सर्ट हुआ, कंपनसेटेड किसके थ्रू हो रहा है, जो ओवरफ्लो हो रहा है हमारे कंटेनर ए से, ठीक है। तो थर्ड वन अगर मैं केस की बात करता हूं, थर्ड वन केस में के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, व्हेन वाटर सरफेस इन कंटेनर बी केप्ट मच हायर देन वाटर सरफेस इन कंटेनर बी, ठीक है जी। तो एक कंटेनर ए से जो हमारा, अगर व्हेन वाटर सरफेस इज कंटेनर बी इज मच हायर, केस 3 की बात करूं, अगर मैं केस 3 की बात करता हूं तो क्या, व्हेन द वाटर सरफेस इज कंटेनर in container B is much higher than the surface water surface in container A। अगर कंटेनर A से बहुत ज्यादा जो वाटर सरफेस है हमारे कंटेनर B में वो बहुत ज्यादा है as compared to the container A, तो थर्ड केस में क्या होगा, in this case the soil particles in container A, कंटेनर ए में जो सोइल पार्टिकल्स हैं स्टार्ट बॉइलिंग एंड ऑक्यूपाई द डेप्थ H2, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ डेप्थ से हम क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल्स, सोइल पार्टिकल्स हैं, ये बॉइल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो ये सोइल मास है, सोइल मास क्या करेगा, बॉयल होएगा, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, किसी भी मूवमेंट जो किसी हाइट पे, किसी एक हाइट पे क्या कर देगी, जो सोइल पार्टिकल्स हैं वो मूव हो जाएंगे अप टू टॉप, ठीक है। तो दिस मींस दैट द इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर इन द वॉइड्स ऑफ सोइल मास रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एंड डिक्रीज द शियर स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या है, जब बहुत ज्यादा जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो सोइल मास
इस तरह से होगा। तो सोइल मास क्या होगा, इसमें इसके वॉइड्स में वाटर फ्लो करेगा और पार्टिकल्स क्या करेंगे, लिफ्ट हो जाएंगे अब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, जो हमारा वॉइड है, वॉइड में जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, वाटर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास। अगर वॉल्यूम सोइल मास की इंक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेंथ जो है सोइल मास की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इफेक्ट पड़ता है वाटर प्रेशर का हमारी सोइल मास पे। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मींस दैट द इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर इन वॉइड्स द कंडीशन इज टर्म्ड एज क्विकसैंड कंडीशन इन बॉइलिंग। तो इसमें यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो सोइल पार्टिकल्स हैं मूव कर जाएंगे तो बॉइलिंग आ जाएगी। तो बॉइलिंग, इस टर्म को, जो बॉइलिंग होती है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्विकसैंड कंडीशन। ठीक है जी, तो क्विकसैंड कंडीशन क्या है, जो वॉल्यूम और इंक्रीजेस हो जाता है, शियर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस हो जाती है, और इस कंडीशन को जब बॉइलिंग आती है, जो पार्टिकल्स लिफ्ट कर जाते हैं, तो क्या होता है, इसको नाम देते हैं हम क्विकसैंड कंडीशन। ठीक है जी, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट क्विक कंडीशन डज नॉट अकर इन क्ले डिपॉजिट सिंस द कोहेसिव फोर्स बिटवीन सॉइल ग्रेन्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बॉइलिंग। अगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर यहाँ पे सोइल जो है वो क्या है, क्ले है। अगर क्ले सोइल है तो वो क्या है, कोहेसिव सोइल होती है। तो कोहेसिव सोइल में जो वॉइड्स हैं वो कम होते हैं, और जो पार्टिकल हैं वो क्या नहीं कर पाते, एक दूसरे की जो उसकी कोहेजन की वजह से लिफ्ट नहीं करते हैं, और इनमें बॉइलिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं क्ले सोइल में। ज़्यादातर सैंड, सिल्ट में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्विकसैंड कंडीशन। ज़्यादातर मार्शली सैंड या एक्सकवेशन की वजह से, या वाटर टेबल जो होती है दलदल आ जाती है। ठीक है, तो इससे हो गया, शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है और कंप्रेसिबिलिटी क्या बढ़ती है, बढ़ जाती है हमारे सोइल मास की। तो ये इफेक्ट है वाटर प्रेशर का हमारे सोइल मास पे जो पड़ता है। और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उनमें क्या हमारा जो इंपॉर्टेंस रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेसेस का, ये भी जान लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ effective stress in engineering problems। ठीक है जी, तो क्या इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव स्ट्रेसेस की। ओके, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे सोइल इंजीनियरिंग में। इट हैज अ वाइटल रोल इन द इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल लाइक कंप्रेशन, शियर स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी। तो एक इनका बहुत ही जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इनका एक बहुत रोल, वाइटल रोल रहता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन परमेबिलिटी के इंफॉर्मेशन, कंप्रेशन की और शियर स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन हम इजीली क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग में इफेक्टिव स्ट्रेसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन जानते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो एज द इफेक्टिव स्ट्रेस in any soil increases, the compression of soil takes place, the compression of soil takes place this results in settlement of, this results in
settlements of structures on built on such soils, structures built on such soils, ठीक है जी। तो क्या है, एज द इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी सोइल इंक्रीजेस, तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज द कंप्रेशन ऑफ सोइल टेक्स प्लेस, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है वो तो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीजेज होती हैं, इंक्रीजेज होती हैं, तो इसका इफेक्ट बढ़ता है। अगर इंक्रीजेज होंगी तो इसकी जो कंप्रेशन है, कंप्रेसिबिलिटी है सोइल मास की, वो क्या होगी, कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी कम होगी तो शीयरिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बीरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस की इंपॉर्टेंस के बारे में देखें तो हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस है अगर डिक्रीज हो जाती हैं तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेशन है सोइल मास में, वो आता है। उसकी जो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स वगैरह आ जाती हैं स्ट्रक्चर में जो हमने बिल्ड किए हुए हैं, तो किसी भी सोइल पे, ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं बाय द importance of effective stresses. और shear strength of soil also depend upon the effective stress. Shear strength of soil also depends upon the effective stress. तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस पे क्या करती हैं, shear strength भी डिपेंड करती है। अगर एट द इफेक्टिव स्ट्रेस इज चेंज्ड, अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस चेंज होते हैं तो shear strength आल्सो चेंज, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस चेंज के होने की वजह से shear strength में चेंजेस आ जाता है, क्योंकि द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, the earth pressure against retaining wall and the bearing capacity of soil depend upon the shear strength of the soil. So the importance of effective stress can be well understood. यानी कि अगर जो shear strength है, shear strength मेनली डिपेंड किस पे कर रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है, सिग्मा इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे shear strength ज्यादा है, क्योंकि shear strength की वजह से क्या होगा, जो हमारी रिटेनिंग वॉल्स हैं, जो हमारी स्टेबिलिटी जो स्लोप की रहती है, स्लोप की स्टेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है shear strength पे। अगर shear strength की इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी तो shear strength कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी स्लोप्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव स्ट्रेस का, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में क्या इंपॉर्टेंस रहती है। एज द वॉइड रेशो changes with change in effective stresses, changes with change in effective stresses, the permeability of soil also depend upon the effective stress. The permeability of soil also depends on the effective stress, ठीक है जी। तो वॉइड रेशियो चेंजेस हो जाती है इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वजह से। अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा है, क्योंकि वॉइड अगर जितनी ही वॉइड रेशियो अगर इंक्रीजेस हो जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम हमारे वॉइड रेशियो इंक्रीज होता है, तो उसमें क्या है, वाटर एंटर कर जाता है। वाटर एंटर होने की वजह से, एक्सटर्नल लोडिंग होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो सोइल है उसमें पोर वाटर प्रेशर एग्जर्ट होता है। पोर वाटर प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारी इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो वॉइड रेशियो चेंज होंगी तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस भी चेंज होगी, वॉइड रेशियो कम होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होगी, ठीक है जी। तो इसकी परमेबिलिटी भी जो है मेनली डिपेंड करती है इफेक्टिव स्ट्रेसेस पे, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी, बहुत सारी जो सोइल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स है उसमें को सॉल्व करने के लिए
बहुत सारी जो कंडीशंस जो अंडर द सब सोइल हमारी क्रिएट होती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको अंडरस्टूड करने के लिए हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, इनका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स ओनली हमने डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट्स ओनली हमने करने थे, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।